सो चैप्टर नंबर 4 कलेक्शन ऑफ डेटा में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। ये इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा रेफर्स टू अ पर्पसिव गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जब हम किसी पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसकी जब हम स्टडी करते हैं, उसके लिए जब कोई भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेटा कितने तरह का होता है। सो डेटा बेसिकली दो तरह का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सो ऐसा डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया है उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, और वो हमारे पर्पस के लिए हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं। सो दस प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल इन कैरेक्टर, ये कैरेक्टर में एकदम ओरिजिनल होते हैं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसे कलेक्ट कर रहे हैं और हम अपने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से, मेजरमेंट से कलेक्ट करते हैं। These data are called primary because they are collected from the very source. राइट फ्रॉम द सोर्स, जहाँ से उत्पन्न होता है हम वहीं से ही इसे कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं होती है, यानी कि ये डेटा एकदम प्योर फॉर्म में होता है। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है किसी एजेंसी के द्वारा या कई लोगों के द्वारा, यानी ये सेकेंड हैंड डेटा होता है। ठीक है, यानी कि ये ऑलरेडी कहीं पे यूज़ किया जा चुका होता है। दीज डेटा आर डिटैच फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, यानी ये ओरिजिनल सोर्स से थोड़े अलग होते हैं और अपने ओन पर्पस के लिए इन्हें एडिटिंग या रीप्रोसेसिंग भी की जा सकती है। सो द डेटा विच आर प्राइमरी इन द हैंड्स ऑफ वन मे बी सेकेंडरी इन द हैंड्स ऑफ अदर, यानी कि अगर सपोज मैं फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रही हूँ तो वो मेरे लिए प्राइमरी डेटा है और मेरा प्राइमरी डेटा किसी और के लिए सेकेंडरी भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे पॉपुलेशन सेंसस है जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, कलेक्ट करती है, वो प्राइमरी डेटा है क्योंकि गवर्नमेंट खुद जाके सोर्स से जाके कलेक्ट करती है, और अगर हम उसको यूज़ करते हैं अपने सर्वे के लिए तो उसे हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि डिफरेंस बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में। सो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में बहुत सिंपल सी बात है कि ओरिजिनलिटी की बात करते हैं। ओरिजिनल ज़्यादा कौन सा होगा? ऑब्वियसली प्राइमरी डेटा ज़्यादा ओरिजिनल होगा क्योंकि ये कॉपीड फॉर्म में नहीं होता है, ये रॉ फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको हम ओरिजिनल डेटा कहते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी सेकेंडरी डेटा आर कॉपीड, ये कॉपीड रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्शन की बात करते हैं। प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कलेक्ट किए जाते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो ये यूजुअली किसी और एजेंसी या पर्सन के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड मनी, ज़्यादा पैसा और समय कहाँ पे लगता है, ज़्यादा लगता है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में, ज़्यादा टाइम भी लगता है और ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। सेकेंडरी डेटा क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं पब्लिश किया गया है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। ऑब्जेक्ट की बात करें तो प्राइमरी डेटा आर गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। सो जो उसका पर्पस है वो उसके लिए ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर लेता है, इसलिए इसको एडिटिंग करने की या रिवाइज करने की नीड नहीं रहती। और सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, एडिटिंग करने की और रिवाइज करने की नीड रहती है क्योंकि यहाँ पे डेटा को जो हम लोग किसी और सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं। सो ये चार डिफरेंसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। कितने मेथड्स आपको याद करने हैं? आपको टोटल 5 मेथड्स याद करने हैं और बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल जाएगा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं। कैसे? डायरेक्ट पर्सनल में आप डायरेक्टली जाएंगे, इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन लेंगे और पर्सनली जाके बातचीत करके आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो डायरेक्ट पर्सनल हो गया। इनडायरेक्ट ओरल मतलब जैसे आप इंटरव्यूज़ के थ्रू, टेलीफोन कॉन्वर्जेशन, वीडियो कॉलिंग, उसके थ्रू जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसीज या कॉरेस्पॉन्डेंट्स, हमने लोकल एजेंसीज से डेटा कलेक्ट किया है। और फोर्थ है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, आपने क्वेश्चन पेपर काइंड ऑफ क्वेश्चनियर बनाया और उसको आपने मेल कर दिया।
एंड शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स के द्वारा जब शेड्यूल्स को फिल किया जाता है यानी टेबल्स को फिल किया जाता है उसे हम कहते हैं शेड्यूल। सो शेड्यूल और क्वेश्चनियर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये वो मेथड है जहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो पर्सनली किया जाता है। कौन करता है? इन्वेस्टिगेटर खुद करता है। कहाँ से करता है? अपने सोर्सेज से। यानी सपोज आपको बोला जाए कि किसी स्कूल में जाके आप स्टूडेंट्स के मार्क्स पता करके आइए, ठीक है, तो आप जब स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स कलेक्ट करने जाते हैं तो आप खुद पर्सनली जा रहे हैं और हर एक स्टूडेंट से पर्सनली पूछ रहे हैं, तो वो कैसा मेथड हो गया? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। The investigator has to go to the field personally for making inquiries and soliciting information from the respondents. So investigator खुद जाता है, पर्सनली जाता है और इंक्वायरी कलेक्ट करता है और रिस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन लेता है। दिस मेथड शुड बी यूज्ड ओनली इफ इन्वेस्टिगेशन इज लोकल। अच्छा, अगर स्मॉल एरिया हो तब तो ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अच्छा रहता है। सपोज़ अगर हमें बड़े लेवल पर या बड़े एरिया में ये करना है तो ये इसका डीमेरिट है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अच्छा, फ़ायदा क्या है? इसके फ़ायदे और मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको सिर्फ हेडिंग पढ़नी है, अंदर का आप खुद भी मैटर लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। सो फर्स्ट इज़ मेरिट्स, ओरिजिनल, क्योंकि आप डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं तो ये डेटा एकदम फ्रेश होगा और इसमें ओरिजिनलिटी होगी, यानी कोई जहाँ से आपने स्टूडेंट से लिया है वो ओरिजिनली डेटा होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हो। एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि आप डायरेक्टली जो रिस्पोंडेंट है या जो इन्फॉर्मेंट है आप उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो यानी कि ओरिजिनल रहेगा, एक्यूरेसी रहेगी। थर्ड है होमोजेनियसिटी। होमोजेनियसिटी का मतलब है कि जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हैं वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक जैसा ही होगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जैसा अगर इन्वेस्टिगेटर चाहे तो अपने जो क्वेश्चन है उसको मॉडिफाई भी कर सकता है डायरेक्टली। सपोज मैं किसी से इंटरव्यू ले रही हूँ फेस टू फेस, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे और भी कुछ उससे पूछना है तो मैं डायरेक्टली पूछ सकती हूँ क्योंकि वो मेरे सामने ही बैठे हैं, इसलिए ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में भेजा है उनको तो मैं क्वेश्चन बाद में चेंज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप गैदर कर सकते हो ज़्यादा बिना कॉस्ट पे। करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाता है। आप क्योंकि आप उसके सामने बैठे हैं, सामने बैठ के आप जल्दी से उनसे आंसर ले सकते हैं। डीमेरिट्स की बात करें तो ये वाइड एरिया के लिए बिल्कुल अनसूटेबल है, क्योंकि ये लोकल एरिया के लिए तो इजी है, आप कहीं पे भी जाके पर्सनली मिल के डेटा कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वाइड एरिया के लिए अनसूटेबल है। यहाँ पे ज़्यादातर बायसनेस का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है, या पर्सनल प्रेजुडाइज। पर्सनली अगर आपके कोई ग्रजेस हैं या पर्सनल बायस हैं वो यहाँ पे एडवर्सली अफेक्ट करेंगे, यानी कि वो आपकी इंक्वायरी को, सपोज आपकी किसी से लड़ाई हो रखी या किसी से आपकी बन नहीं रही है, ठीक है, और आप उससे डेटा कलेक्ट करने गए हो तो ऑब्वियसली आप जो वो बताएगा वो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, या जो वो या आपकी उससे ग्रजेस हैं या वो आपसे ग्रजेस है, ठीक है। तो इस तरह से जो दोनों के डिफरेंसेस हैं वो मैच नहीं करेंगे और रिजल्ट जो है वो ख़राब आ सकता है। वेस्टफुल क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत लंबा पीरियड लगता है। सब्जेक्टिव रिजल्ट, द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस इंक्वायरी इट इज़ दैट एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव इन नेचर। सो ये ज़्यादातर सब्जेक्टिव होता है नेचर में, यानी कि इन्वेस्टिगेटर अपनी स्किल्स को, इंटेलिजेंट को और डिप्लोमेसी को यूज़ करता है। सपोज़ कोई न्यू इन्वेस्टर है, उसके पास इतनी टेक्निक्स नहीं होंगी, जैसे आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे। सो जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस का इंटरव्यू लिया जाता है तो कोई पुराने जो इंटरव्यूअर हैं वो ज़्यादा चीज़ें पूछ सकते हैं, नए इंटरव्यूअर को इतना आइडिया नहीं होता, तो ये सब्जेक्टिव होता है। सो ये कौन सा था? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये नाम से ही पता चल रहा है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी फ्रेंड्स के थ्रू, नेबर्स के थ्रू और कोई और वे से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस मेथड इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू एन्यूमरेटर्स अपॉइंटेड फॉर द पर्पस। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे और हम उनको देंगे कि आप जाके इन्फॉर्मेंट से पूछ के आओ और उनके रिप्लाईज़ को रिकॉर्ड करके आओ।
हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक एरिया को कवर कर पा रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर लिया। सो यहाँ पे क्या देखो, दिस मेथड ऑफ गैदरिंग डेटा इज अडॉप्टेड बाय इंक्वायरी कमीशन और कमिटी फॉर्म बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कई बार आपने देखा होगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो ये मेथड फॉलो करते हैं। आपके घर में कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं जो आपसे जानकारी लेके जाते हैं। सो ये कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इसके फ़ायदे और नुकसान आपको सिर्फ यही पढ़ने हैं। फ़ायदा क्या है? वाइड एरिया को कवर कर सकता है, ज़्यादा टाइम, मनी और मैन पावर भी नहीं चाहिए, जल्दी से आपको काम फिनिश हो सकता है, वर्क इज़ फिनिश विदाउट एनी डिले। अनबायस्ड है क्योंकि थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन ली जा रही है ना, मैं किसी से डायरेक्टली नहीं जा रही हूँ, मैंने किसी और को भेजा है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेंट से, तो अनबायस्ड रह सकता है। एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन इज टू बी ऑब्टेन अंडर दिस मेथड। एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया जा सकता है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहती है। मैन्युपुलेशन के बहुत कम चांसेस रहते हैं, यानी कि कोई चेंजेस होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाता है। डीमेरिट्स की बात करें तो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा डायरेक्टली पर्सनल कांटेक्ट नहीं है तो हो सकता है जो सामने वाला, हमने जिसको हायर किया है इन्वेस्टिगेटर को, वो अपना मन लगा के काम ना करे। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो अलग अलग विटनेसेस के थ्रू की जाती है, इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल नहीं रहती। जैसा कि पिछले वाले में यूनिफॉर्मिटी रहती है क्योंकि हम ही जाके जैसे एक इंसान है वो अकेला 3-4 एक्टर एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू लेता है तो उसके जो क्वेश्चंस है वो यूनिफॉर्म रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग लोगों को भेज रहे हैं तो हो सकता है यूनिफॉर्मिटी ना रहे। सीक्रेसी भी नहीं रहती है, कई बार थर्ड पार्टी अपना जो डेटा है वो लीक कर सकती है। Witnesses, evils of witnesses, a wrong and improper choice of witness from whom data are collected will give biased and prejudiced information। अगर आपने सही विटनेस को सेलेक्ट नहीं किया तो उससे जो डेटा मिलेगा वो गलत भी मिल सकता है। फियर एंड प्रेशर्स, सो अंडर दिस मेथड विटनेस समटाइम्स आर अंडर प्रेशर एंड फियर ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स। सो इसीलिए जो उनके अंदर डर रहता है, प्रेशर रहता है, हो सकता है वो सही जवाब ना दे पाएँ। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसीज। जब हम लोकल एजेंसीज, जैसे जो आपने सुना होगा, हम लोकल एजेंट्स होते हैं जो हमारे पास, जिनको हम कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहते हैं, वो हमारे पास डेटा लेकर आते हैं। अंडर दिस मेथड देयर इज़ नो फॉर्मल कलेक्शन ऑफ डेटा बाय इन्वेस्टिगेटर। कोई फॉर्मल मेथड नहीं है, हम लोकल एजेंट्स को हायर करते हैं। जैसे सपोज आपको किसी गाँव में जाना है और गाँव में आपने किसी लोकल एजेंट को हायर किया कि आप जाके पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आओ, ठीक है, क्योंकि देखो आपको क्या हो सकता है, प्रॉब्लम होगी लैंग्वेज की, गांव की भाषा आपको नहीं आती होगी, तो हमने क्या किया, किसी कॉरेस्पॉन्डेंट को हायर कर लिया, उसी गांव का बंदा है वो, और उसको बोला कि तू जाके जानकारी लेके आ। सो दीज कॉरेस्पॉन्डेंट्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओन वेज, फैशन, लाइकिंग, डिसीजंस। सो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसीज। इसके फ़ायदे क्या हैं, सिर्फ इसमें 2 लाइन याद करनी है और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने हैं। चीप है, एक्सपीडिशियस है, वाइड एरिया कवर हो सकता है। आप ऐसे 10 गाँव को ढूंढ सकते हैं, 10 गाँव में आपको एक एक बंदे उठाने हैं और उनको बोलना है कि आप डेटा कलेक्ट करके लाओ, यानी आप वाइड एरिया कवर कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है, द कॉरेस्पॉन्डेंट्स कैन बी आस्क्ड टू फर्निश, रिवाइज, अमेंड डेटा फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप कॉरेस्पॉन्डेंट से बोल सकते हो कि डेटा को चेंज करो। कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी रहती है क्योंकि वो लोकल आदमी है, और लोकल है तो वो हमेशा वहीं पे उसी गाँव में रहेगा। तो 4 हो गए मेरिट्स। डीमेरिट्स की बात करते हैं। ओरिजिनलिटी लैक करेगी क्योंकि आप तो गांव में जा नहीं रहे हो सकता है जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट है वो सही से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहा हो, तो ओरिजिनलिटी नहीं रहती। यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रहती है क्योंकि आप पर्सनली नहीं जा रहे हो। नेक्स्ट है बायसनेस आ सकती है क्योंकि पर्सनल प्रेजुडाइज हो सकते हैं लोकल एजेंट के, हो सकता है उस गांव वाले की किसी और से नहीं बनती होगी तो वो बायसनेस ला सकता है। एक्यूरेसी, मतलब कि यहाँ पे एक्यूरेसी भी कम रहती है क्योंकि आपने क्या कर रखा है, किसी लोकल एजेंट को हायर कर रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो है ही नहीं उसके पास। और लास्ट चीज़ हो सकती है कलेक्शन ऑफ डेटा में टाइम भी लग सकता है, यानी कि हो सकता है कि कोई बैरियर आ जाए कम्युनिकेशन में क्योंकि वो गांव में रहते हैं और गांव में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रह सकती है। सो डिले इन कलेक्शन ऑफ डेटा।
अच्छा, क्या हम मिक्स मैच करके पढ़ सकते हैं? जैसे हो सकता है हमें किसी का डीमेरिट याद नहीं आ रहा, तो किसी और का डीमेरिट भी सोच के लिख सकते हो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको सिर्फ यही लिखने हैं, बट हो सके तो इनको एज इट इज़ याद कर लीजिए जो बोल्ड में लिखे हुए हैं, सो दैट विल बी मोर देन इनफ।